नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग में परिवर्तित हो जाती है और ये बात जो है केवल कहावत तक सीमित नहीं है। ये बात सार्वजनिक जीवन में, खासतौर से राजनीति में इसका बड़ा महत्व है। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ, एक छोटी सी घटना भी नहीं, शून्यकाल में एक प्रश्न उठा, उसका जो असर होने वाला आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कांग्रेस के शिविर में वो आग लगाने का काम कर सकता है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। जिस तरह से ये मुद्दा उठा और जो मुद्दा है जो कांग्रेस के लिए, जिसको डिफेंड करना, जिसका बचाव करना बड़ा कठिन हो जाएगा, और वो मुद्दा है इमरजेंसी का, संविधान को नष्ट करने का। आजकल संविधान की प्रति लेकर जो राहुल गांधी सर पे घूम रहे हैं, पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं, संविधान बोल रहे हैं, पूरे लोकसभा चुनाव में बोले, उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ उनको। अब उनके लिए वही मुद्दा जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक हथियार होता है, जंगल में जो लोग हैं, जंगल के लोग इस्तेमाल करते हैं, शिकारी, जिसको बूमरैंग कहते हैं। आप निशाना लगाते हैं और वो लौट कर आता है और जो असली निशाना आपको लगाना होता है उस पर जाकर लगता है। तो ये संविधान और आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के लिए बूमरैंग कर रहा है। अब आपको बताता हूँ कि संसद में हुआ क्या, उसका असर क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद संसद में आज, राज्यसभा में आपको मालूम है कि प्रश्नकाल जो है बाद में होता है 12 बजे से। पहले दोनों सदनों में 11 बजे से प्रश्नकाल होता था। भैरव सिंह शेखावत ने इस परिपाटी को बदला था जब वो उपराष्ट्रपति और सभापति थे, कि 0 आवर। उनका कहना था कि सांसद बहुत से ऐसे आते हैं जो सिर्फ हंगामा करने के लिए आते हैं, अपने मुद्दे उठाने के लिए आते हैं, और बार बार पहले जो है प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग होती है, प्रश्नकाल के दौरान हंगामा होता है, प्रश्नकाल नहीं चल पाता है। प्रश्नकाल, उनका मानना था, और जितने संसदीय मामलों के विशेषज्ञ हैं सब मानते हैं कि संसद की कार्यवाही के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में एक है प्रश्नकाल, क्योंकि इसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, उनके सवाल उठाए जाते हैं, जिन पर सरकार को जवाब देना होता है। या तो कार्रवाई की बात करनी होती है या आश्वासन देना पड़ता है। कार्रवाई और आश्वासन अगर सरकार देती है तो संसद की एक आश्वासन समिति है, उसके पास जाता है मामला, और सरकार को वहाँ बताना पड़ता है कि उसने जो आश्वासन दिया था उस पर आगे क्या कार्रवाई की। तो इसलिए जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो संसद में, राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक सुबह जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है, तो उस समय प्रश्नकाल की बजाय राज्यसभा में शून्यकाल चलता है, जो लोकसभा में 12 बजे से चलता है। आज शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, उन्होंने एक सवाल उठाया, एक मुद्दा उठाया कहना चाहिए, प्रश्नकाल नहीं था इसलिए शायद सवाल की बात न करें। एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जो अत्याचार हुए उनकी जांच के लिए उस समय की जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक जांच आयोग बनाया था, जिसको हम सब लोग जो है, जो भी इमरजेंसी का नाम सुना है या पढ़ा है, वो उस नाम को जानते हैं, शाह आयोग। जस्टिस शाह रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, और इसकी सुनवाई जो है काफ़ी लंबी चली, और बड़ी लंबी चौड़ी कई हज़ार पेज की रिपोर्ट है इसकी। उसमें कांग्रेस को सीधे सीधे इंडिक्ट किया गया और उदाहरण देकर, घटनाओं के उदाहरण देकर बताया गया कि कैसे अत्याचार किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय, कैसे निर्दोष लोगों को सताया गया, जेल भेजा गया, हत्या की गई, और क्या क्या उनके साथ हुआ, इन सब बातों का जिक्र है। उसमें जिस एक व्यक्ति को मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं उनका, जिसको कहा गया था एक अधिकारी के बारे में, ये अधिकारी किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए फिट नहीं है, इसको कभी पब्लिक ऑफिस नहीं मिलना चाहिए। उसका नाम था नवीन चावला, जिसको कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार जब बनी 2004 से 2014 के बीच में, उस दौरान पहले इलेक्शन कमिश्नर, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में आयोग कह चुका है कि इसको कोई भी जिम्मेदारी का पद कभी मिलना ही नहीं चाहिए,
उसको एक इतना बड़ा संवैधानिक पद दे दिया गया। और उस पर उनके साथी इलेक्शन कमिश्नर्स ने आरोप लगाया कि ये जो हमारी गोपनीय बैठकें होती थी, उन बैठकों में से बीच में निकल कर जाते थे और किसी को संदेश देते थे बैठकों में क्या हो रहा है, क्या फैसला होने वाला है, क्या डिस्कशन होने वाला है। बाद में कहा गया कि सोनिया गांधी को या उनके दफ्तर में किसी को ये सूचना देते थे। अब वो किसको देते थे इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो सूचना देते थे, मीटिंग से उठकर जाते थे, ये सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने बड़ा विरोध किया था उनको सीईसी बनाए जाने का, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बनाया क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी थे, खासतौर से सोनिया गांधी के। और मदर टेरेसा के, आप इस एंगल को समझिए, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मदर टेरेसा के एक बहुत करीबी थे, शायद उन्होंने किताब भी लिखी है, अभी मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है किताब लिखी है कि नहीं, लेकिन कुछ लिखा है मदर टेरेसा के बारे में और मदर टेरेसा की बड़ी मदद की है। और आपको मालूम है कि मदर टेरेसा का सबसे बड़ा योगदान इस देश में है तो वो है धर्म परिवर्तन। आदिवासियों को क्रिश्चियनिटी में ले जाने का सबसे बड़ा अभियान अगर किसी एक व्यक्ति ने चलाया तो वो मदर टेरेसा थी और उनको कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न दिया। तो लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा, आज मदर टेरेसा पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो ये मुद्दा उठाया, तो दीपक प्रकाश ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शाह कमीशन की रिपोर्ट की जितनी भी प्रतियां थी कांग्रेस पार्टी ने उन सब को नष्ट कर दिया। जो प्रतियां विदेश चली गई थी उनको भी मंगाकर उनको नष्ट किया गया और सिर्फ एक प्रति, शायद नेशनल लाइब्रेरी उन्होंने कहा या नेशनल आर्काइव्स कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, इन दोनों में से किसी एक संस्था का जिक्र किया उन्होंने कि वहाँ एक प्रति बची हुई है सिर्फ। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि शाह कमीशन की रिपोर्ट कभी जो है सार्वजनिक होने न पाए, वो आम लोगों को उसके बारे में पता न चलने पाए। अब वो उस समय जनता पार्टी की सरकार जो है, आपसी लड़ाई झगड़े में सरकार गिर गई। पहले मोरारजी देसाई की सरकार गई, फिर चौधरी चरण सिंह को पीछे से हाथ लगाकर कांग्रेस ने बढ़ाया, पार्टी तोड़वाई, सरकार गिराई, उनको प्रधानमंत्री बनाया और 23 दिन में उनको पद से हटा दिया, उनकी सरकार गिरा दी, समर्थन वापस ले लिया। अब आगे जो हुआ संसद में वो भी सुन लीजिए। जब दीपक प्रकाश ने ये मुद्दा उठाया और मांग की कि वो प्रति जो है वो सदन के पटल पर रखी जाए और सार्वजनिक की जाए, तो आमतौर पर होता है ये कि इस तरह से कोई मुद्दा हर सदस्य जो भी बोलता है शून्यकाल में वो अपने मुद्दे उठाता है, ज़्यादातर अपने क्षेत्र के विकास के या दूसरे मुद्दे, कोई भी राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाता है और उसके बाद जो है मंत्री कभी आश्वासन देते हैं कभी नहीं देते हैं, वो संसद की कार्यवाही में दर्ज हो जाता है। लेकिन ये मामला यहीं रुका नहीं। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने मंत्री को संबोधित करते हुए कहा, शायद संसदीय कार्य मंत्री को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा मंत्री जी ध्यान से सुनिए इसे और इस पर जो है आगे की कार्यवाही कीजिए। जो मांग की है सदस्य ने, यानी शाह कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए। शाह कमीशन की रिपोर्ट का मतलब है इमरजेंसी का कच्चा चिट्ठा, यानी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा, यानी गांधी परिवार का कच्चा चिट्ठा, कि उन्होंने संविधान के साथ क्या खिलवाड़ किया, उन्होंने इस देश के निर्दोष लोगों पर क्या अत्याचार किए, उन्होंने इस देश में जनतंत्र को, संविधान को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, किस तरह से संविधान का गला घोटा गया, किस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को कर्टेल किया गया, बल्कि एक तरह से समाप्त किया गया, अखबारों पर किस तरह से सेंसरशिप लगी, किस तरह से विपक्ष के सारे नेताओं को बिना मुकदमे के, बिना किसी मामले के सीधे जो है मीसा में जेल भेज दिया गया और 19 महीने तक उनकी रिहाई नहीं हुई। 19 महीने बाद जब चुनाव की घोषणा हुई और इमरजेंसी हटने की घोषणा हुई, तभी ये लोग जेल से बाहर आए। अब बहुत से लोग कहते हैं, मतलब
खासतौर से कांग्रेस ही कहते हैं कि देखिए इंदिरा गांधी कितनी डेमोक्रेट थी, वो चाहती तो इमरजेंसी ना हटाती, तो इमरजेंसी उन्होंने हटाई, इसका मतलब उनका जनतंत्र में भरोसा था, इसीलिए हटाया उन्होंने। उस समय उनको लगा था कि देश को बचाने के लिए ज़रूरी है इमरजेंसी लगाना, इसलिए लगा दिया था। तो बड़े भोलेपन का तर्क है। दरअसल वास्तविकता इसके ठीक उलट है। इंदिरा गांधी को अपनी इमरजेंसी पर, अपनी डिक्टेटरशिप पर जनतंत्र की मुहर लगवानी थी, पब्लिक एक्सेप्टेंस की मुहर लगवानी थी, और वो मुहर डेमोक्रेसी में सिर्फ जनता के मत से लगती है। तो उससे पहले चुनाव की घोषणा करने और इमरजेंसी हटाने की घोषणा करने से पहले उन्होंने सर्वे कराया था। उसके अलावा आईबी की रिपोर्ट मंगाई थी। आईबी ने इसके बारे में बड़ा सघन जो है वो अभियान चलाकर रिपोर्ट तैयार की थी, और जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें कहा गया था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीत कर आएगी। जब इंदिरा गांधी आश्वस्त हो गई कि चुनाव होगा तो हम जीत कर आएंगे, तब उन्होंने इमरजेंसी हटाने और चुनाव कराने की घोषणा की। अब बहुत से लोगों, इसके जो अगली बात कह रहा हूँ उसका कोई प्रमाण नहीं है, बहुत से लोगों का कहना है कि आईबी में कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी थे जो देश के बारे में, जनतंत्र के बारे में जो कुछ हो रहा था उससे चिंतित थे। तो जानबूझकर ऊपर के कुछ अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को, जिसमें कहा यह जाता है कि नीचे से जो रिपोर्ट आई वो अच्छी नहीं थी, उसको बदला इंदिरा गांधी को अंधेरे में रखने के लिए, कि अगर इस ट्रैप में फंस गई तो वो चुनाव करा सकती हैं। इसलिए जो है उन्होंने चुनाव कराने का फैसला किया, और चुनाव हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। वो खुद अपनी रायबरेली की सीट हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से, यानी 1951-52 में जब से चुनाव हुए, तब से सबसे कम सीटें, तब भी 150 सीटें आई थी। दक्षिण से बड़ा समर्थन मिला था कांग्रेस पार्टी को। उत्तर भारत ने उनको लेकिन पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से एक भी सीट, उस समय 85 सीटें हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। तो अगर कांग्रेस इस मुद्दे को, जिसको 2024 के चुनाव में उसने बड़ा मुद्दा बनाया कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, और विपक्ष के दूसरे उसके साथी दल इस मुद्दे को लेकर आगे चलते हैं, तो अब दो चीज़ें होंगी। देखिए, एक तो कांग्रेस फंसेगी, कांग्रेस ने किया है, उसका दुष्कर्म है तो उसको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस ने क्या क्या किया इमरजेंसी, और याद रखिए गणतंत्र हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाने की घोषणा सरकार कर चुकी है, जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी 25-26 जून की आधी रात को लगाई गई थी, और उस पर अगर ये शाह कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, उसके तथ्य, उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं अत्याचार के, कांग्रेस ने क्या क्या किया, ये सब, इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, ये सब फिर से लोगों के सामने आता है। क्योंकि 2 पीढ़ियां आ चुकी हैं उसके बाद से, जिन्होंने वो दौर देखा ही नहीं। उन्होंने अखबारों में पढ़ा या टेलीविज़न चैनल्स पर या संचार के दूसरे माध्यमों से जो कुछ पढ़कर जाना, वही जानते हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी के अत्याचार कितने भयानक थे, देश के जनतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा थे, और देश के संविधान को किस तरह से कुचला गया, इसके बारे में जानकारी आज देश की ज़्यादातर आबादी को नहीं है। क्योंकि हमारी आबादी का 2/3, लगभग 2/3 35 साल से कम उम्र का है, और इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम लोग हुए हैं देश में जिन्होंने वो दौर देखा था। इसीलिए बड़ी आसानी से कांग्रेस और विपक्ष के लोग बार बार ये बोल पाते हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी जैसा दौर है। अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, उसके तथ्य सामने आए, तो लोगों को पता चलेगा कि इमरजेंसी कितनी भयावह थी, और कांग्रेस के लिए इसका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। तो संकट कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये आने वाला है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकने वाला है। शाह कमीशन की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने और उसकी चर्चा होने, लोगों में उसकी बातें जाने के बाद, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, जिनके नेता इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, उनके लिए कांग्रेस के समर्थन में खड़े होना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, इसकी एकता खतरे में पड़ जाएगी, इसकी दरारें और चौड़ी हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाह कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन अविश्वास बढ़ता जाएगा। और इस बात को सोचने के लिए कांग्रेस के गठबंधन के साथी दलों को मजबूर होना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ रहने में कोई फ़ायदा है या नुकसान ही नुकसान है। और नुकसान है तो कितनी देर तक साथ रहा जाए, कितनी दूर तक साथ रहा जाए, ये सवाल उनके मन में ज़रूर उठेगा। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट, जिस तरह से सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, उनकी बात का महत्व ज़रूर सरकार ने उसका संज्ञान लिया होगा। और सरकार अगर ये काम करती है तो मुझे लगता है कि संविधान के जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी लोकसभा चुनाव में, उस पर सबसे बड़ी चोट शाह कमीशन की रिपोर्ट ही करेगी। अब देखिए, कई तरह की विडंबना है। एक सिर्फ एक घटना का जिक्र करता हूँ। आपको याद होगा, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे DK बरुआ, देवकांत बरुआ, इंदिरा गांधी के भक्त, और उन्होंने ही नारा लगाया था, जिसका जिक्र आज तक होता है किसी न किसी बहाने, कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। देवकांत बरुआ शाह कमीशन के सामने पहले गवाह थे जिन्होंने इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही दी। जो बात कई बार मैं कहता हूं कि राजनीति बड़ी निर्मम होती है, बड़ी निष्ठुर होती है, उसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जो इमरजेंसी में नारा लगा रहे थे इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, वो शाह कमीशन के सामने इमरजेंसी के अत्याचारों के बारे में बताने के लिए गवाही देने वालों में सबसे आगे थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ। राजनीति जो है वो आज से नहीं, हमेशा से ट्रांजैक्शनल होती रही है कि हमको क्या मिलेगा। वो राजनीति का बड़ा छोटा दौर था और सीमित दायरे में थी, जो केवल विचारधारा पर विरोध या समर्थन करती थी। बाकी ज़्यादातर हिस्सा उसका भारतीय राजनीति का और दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, ट्रांजैक्शनल ज़्यादा होता है कि हमको क्या मिलेगा। देवकांत बरुआ को लगा कि सरकार चली गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो जेल जा सकती हैं, और ऐसे में उनको क्या मिलेगा उनके साथ रहकर, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब ये देश का दुर्भाग्य है और कांग्रेस पार्टी का और गांधी परिवार का सौभाग्य है कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कोई एक्शन ही नहीं हो पाया, उसके आधार पर किसी को सज़ा नहीं मिली। ये इस देश की, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ी विडंबना है कि इतनी बड़ी त्रासदी, ख़ास तौर से डेमोक्रेसी पर 47 के बाद आया सबसे बड़ा खतरा, उस खतरे के लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। क्या अब होगी? और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में, ख़ास तौर से राजनीति में, परसेप्शन का, धारणा का बड़ा महत्व होता है। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट अगर आज सार्वजनिक होती है तो वो शायद किसी को जेल न भेज सके। कुछ लोग हैं कांग्रेस के, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जो इसमें शामिल थे, हो सकता है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, लेकिन उसकी भी संभावना बड़ी कम लगती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से जो है इस बारे में कोई मदद न मिले सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्याओं को बसाने की बात कर सकता है, उनके रिहेबिलिटेशन की बात कर सकता है, उनके लिए उसकी मानवता जाग जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के लिए उनकी मानवता नहीं जागती। कहते बहुत पुराना केस हो गया, अब इस पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं। जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मानवता नहीं जागी। जो घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी रूप से आए हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके लिए बड़ा दर्द है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के मन में। तो देश में क्या हो रहा है इससे समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं फिर लौट कर आता हूं शाह कमीशन की रिपोर्ट पर। अगर कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी और जनतंत्र के मुद्दे और संविधान कुचलने के मुद्दे पर घेरना है सरकार को, तो शाह कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए।
उसकी लाखों प्रतियां छपवाकर लोगों में बांटनी चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था, और इस बात की संभावना तलाशनी चाहिए कि क्या अब भी कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।